हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा बढ़ता हुआ टॉपिक आज रिंग थ्योरी के अंदर आ चुका है। इसको हम थ्योरम्स पढ़ेंगे आज के। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसको एक दफा रिकॉल करते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि क्या होता है। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन के अंदर रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, यानी इसके पास वन भी होता है और वो कम्यूटेटिव रिंग भी होता है। जब कम्यूटेटिव रिंग होता है तो उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि क्या कहलाती है, उसका मतलब वो नॉन जीरो डिवाइजर होता है। और नॉन जीरो डिवाइजर का मतलब आप सब लोग जानते भी होंगे, अगर ए बी का प्रोडक्ट किसी जीरो के बराबर है तो लाजमी बात है इसमें से या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या दोनों के दोनों भी जीरो हो सकते हैं। ये होता है नॉन जीरो डिवाइजर। तो जब ये कोई सेट प्रॉपर्टी वेरीफाई कर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। लेकिन जब हम फील्ड के ऊपर आते हैं, फील्ड में हम एक बात ये कहते हैं कि सारी चीजें इंटीग्रल डोमेन जैसी होती है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक नई चीज पाई जाती है कि फील्ड के अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी होता है। सही है। और ये बात भी आपको मैंने बताई थी कि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन तो हो सकती है लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता। आइए इस पे हम थ्योरम भी देखने वाले हैं। तो थ्योरम हमें क्या कहता है, कहता है कि एवरी फील्ड इज नेसेसरी इंटीग्रल डोमेन। हर फील्ड क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन तो होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकती। वो छोटे से फैक्टर की वजह से नहीं हो सकती। इस पे थ्योरम में पढ़ते हैं क्या है वो। मानो कि आपने लेट एफ बी द फील्ड, कोई भी फील्ड ली, की डेफिनेशन क्या है, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा है, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, ऐसा है, और किस किस का होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स का। तो इसका इनवर्स होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स होना चाहिए। ये बात हमने डेफिनेशन में पढ़ रखी है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हर एलिमेंट का नॉन जीरो डिवाइजर है तो जाहिर सी बात है मेरा एफ का हर एलिमेंट क्या होगा, जीरो डिवाइजर होगा, बिल्कुल जीरो डिवाइजर होगा। जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब लाजमी है कि फील्ड के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं कि अगर तुम किसी को दो को प्रोडक्ट करवाओ तो आंसर जीरो नहीं आ रहा, कोई किसी ना किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। और ये बात हम यहाँ पे देखते हैं कैसे। अब मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट है जो फील्ड से आ रहा है, मैंने कहा लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, तो सच दैट क्या होगा, मान के चल रहा हूं कि ए जीरो नहीं होगा। मैं मान के चला मेरा ए जीरो नहीं है और मैं ऊपर बता चुका हूं जीरो डिवाइजर होगा। अगर ए जीरो नहीं है तो लाजमी बी तो जीरो होना ही चाहिए। यही बात हम यहाँ देखेंगे। अगर ए जीरो नहीं है और ए मेरी फील्ड से आता है, अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन मेरा इनवर्स भी फील्ड के अंदर मौजूद होगा, लाजमी होगा। यहाँ पे आ गया फील्ड। अगर मैं बोलता हूँ ए इनवर्स मेरा फील्ड से है और ए इंटू बी का आंसर जीरो है, तो दोनों साइड पे अगर मैं इनवर्स अप्लाई कर दूं, क्योंकि फील्ड के अंदर इनवर्स भी मौजूद था, कर सकता हूँ ऐसा। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बाय एसोसिएटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू बी, और जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होके आंसर जीरो बनेगा। अब ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी टाइम्स सम एलिमेंट इज एलिमेंट बी इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ हमने देखो वही बात कर दी कि अगर ए जीरो नहीं लेके चले तो बी जीरो हो गया, अगर हम बी जीरो नहीं लेके चलते तो ए जीरो हो जाता। ये बात सही है। तो एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ये बात मैंने शो कर दी कि मेरा जो एफ जो फील्ड होगी वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। विदाउट जीरो डिवाइजर का मकसद यही हुआ कि क्या हुआ, मतलब कि अगर कोई भी दो एलिमेंट को मैं जीरो मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो लेके आऊं तो उसमें से लाजमी बात है कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो हो सकते हैं, इसमें कोई मानने वाली बात नहीं थी। अच्छा, अब बात करता हूँ कन्वर्सली। मैंने कन्वर्सली इज नॉट ट्रू बिकॉज इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड, ये बात मैं आपको बता के चला था। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है।
मानो कि आपके पास एक वेल नोन सेट होता है, उसका हम नाम देते हैं इंटीजर्स का। देखो इंटीजर के अंदर अब इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं। ये बात तो हमें वैसे ही पता है, हम प्रूफ कर चुके थे कि z जो है वो क्या होता है, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। ये बात तो मुझे पता है, कम्यूटेटिव भी है, इसमें 1 भी आता है, सब कुछ का करता है ये। और ये नॉन जीरो डिवाइजर भी है, यानी कि इसके एलिमेंट्स ऐसे नहीं होते कि इन किसी दो को मल्टीप्लाई करूं आंसर 0 आ जाए, ऐसा नहीं होता जेड के अंदर। लेकिन फील्ड के लिए मुझे हर एलिमेंट यानी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं, मैंने कहा z की, z मैंने ले लिया 2, z के अंदर 2 आता है, मैंने कहा 2 बिलोंग्स टू z। अगर मैं ये कह सकता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है z में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन वाले नंबर्स इंटीजर कंटेन करता ही नहीं है, यानी इस सेट में ही इसका इनवर्स नहीं है, तो ये फील्ड नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ, z इंटीग्रल डोमेन तो था, हर नॉन जीरो डिवाइजर तो है, लेकिन हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें मौजूद नहीं है। और जब इनवर्स मौजूद नहीं है तो क्या बोलोगे आप, ये फील्ड नहीं हो सकता। तो हमने ये बात यहाँ पे प्रूफ कर दी कि हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता, लेकिन हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड थ्योरम की। सेकंड थ्योरम कहता है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हमने पिछला लेक्चर पढ़ा कि हर इंटीग्रल डोमेन तो फील्ड नहीं हो सकता, पर हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। यहाँ पे आ गया कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। अब इनफाइनाइट भी होते हैं, जैसे रियल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइनाइट सेट की बात कर ली जाए, लेकिन इसमें n एलिमेंट्स हो तो वो भी फील्ड होगा। तो आप इसको शो करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है और हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। देखो कैसे, देखो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के अंदर मैंने कहा ऑल कंडीशंस आर सेम, सारी कंडीशन सेम होती हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और नॉन जीरो डिवाइजर को। ये दो फर्क हमने पहले से पढ़े हुए हैं। अब मैंने कहा z कोई भी एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, मैंने मान लिया, माने बगैर तो काम होना नहीं है, तो मान लो। तो मैंने कहा z जो है एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, मैंने उसका सेट ले लिया, मान के चला हूं इंटीग्रल डोमेन है तो प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर। ये आपको नहीं बोलना है कि मैंने सेट ले लिया तो प्रॉपर्टीज नहीं है, इंटीग्रल डोमेन मान के चला हूं, जो इंटीग्रल डोमेन वेरीफाई करता है ये z भी वेरीफाई करेगा, यहां तक देखना है। अब मैंने कहा कोई भी a इसमें से आता है, z में से आ गया और वो जीरो नहीं है, कोई एक z में से आ गया एलिमेंट, इंटीग्रल डोमेन में से मैंने एक एलिमेंट उठाया z जो कि जीरो नहीं है, तो मैंने कहा मेरे पास क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए इसके अंदर। मुझे ये प्रूफ करना है ना भाई, कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आ जाए। तो भाई क्या मेरे पास था कि अब मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया आपके सामने और वो जीरो नहीं था, तो वी है मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट x ऐसा होना चाहिए जो कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कराने पे मुझे 1 आंसर दे। और जब ये 1 आंसर देगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो z जो सेट था वो इंटीग्रल डोमेन तो था ही था, इंटीग्रल डोमेन तो था ही था, नॉन जीरो डिवाइजर तो वो था। पर अगर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर जाए, कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट कर जाए जो कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, तो मेरी ये फील्ड हो जाएगी, ये बात मैं जानता हूं। तो लेट अस कंसिडर, मैंने क्या किया, फिर से मान लिया, कहने का z बार मेरे पास कोई एक सेट है जो कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाले एलिमेंट्स को कंटेन करता है। मैंने कहा ax बिलोंग्स टू z और x जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है जीरो नहीं होगा। अगर मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन z में आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें तो n एलिमेंट्स है ना, कोई मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब मैंने कहा z बार जो मैंने नया सेट लिया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का, वो ऑब्वियसली तौर पे क्या होगा, उस z का क्या होगा, सबसेट होगा, बिल्कुल।
अब मैंने यही सेट इसके अंदर से लिया तो ये इसका सबसेट हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो ऑल एलिमेंट इन जेड बार आर डिस्टिंक्ट, और मुझे ये बात भी पता करनी है कि सारे एलिमेंट जेड बार के अंदर अलग अलग होने चाहिए। सेम होंगे तो फिर हाँ नहीं बनेगा। अगर x बराबर y नहीं है, ये मैं मान के चला हूं। देखो भाई ये मैंने यही बोला ना कि मेरे z के अंदर सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए। मैंने कहा कोई भी दो एलिमेंट है दूसरे के बराबर नहीं है, ये मेरी असम्पशन है। अगर मैं बोलता हूँ दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या मान के चला था, मुझे इनवर्स शो करना है। मैंने कहा बोथ साइड मैंने क्या किया, इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स निकालने के बाद मेरे पास एक कंडीशन आ गई जो मैं मान के चला था उसकी उल्टी, यानी कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स यानी कोई भी एलिमेंट्स सेम नहीं है, मैं ये मान के चला, और अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन सवाल कह रहा है, थ्योरम कह रहा है कि x बराबर y कोई भी दो एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। जब कोई भी दो एलिमेंट बराबर हो गए और दोनों के दोनों जीरो नहीं है, दोनों के दोनों जीरो नहीं है, तो अज्यूम कोई भी एलिमेंट z बार में ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाए। अब दोनों के दोनों बराबर हैं, तो कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होगा z बार के अंदर जो कि जीरो हो। तो सिंपल सी बात है, z बार में कौन से एलिमेंट्स थे, x और a का मल्टीप्लीकेशन थी। जब ये दोनों जीरो नहीं होंगे तो ये भी जीरो नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल डोमेन प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन जीरो डिवाइजर रखता है, तो ये भी जीरो नहीं होगा। इट मीन्स क्या हुआ, जब इसके दो एलिमेंट्स कोई बराबर हो गए तो इसमें और इस z बार सेट में एक एलिमेंट की कमी आ जाएगी। मैंने कहा n-1 एलिमेंट्स। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरा 1 z बार के अंदर आता है, और जाहिर सी बात है आ सकता है क्योंकि सबसेट था z का, तो ax = 1 यानी कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट करेगा, कोई भी ऐसा एक सेट एग्जिस्ट करेगा जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में करवाऊंगा तो आंसर मेरे पास बना जाएगा। और से देखो कैसे भाई, यहाँ पर जब ये दोनों जीरो के बराबर नहीं थे तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट x होगा, किसके अंदर, इसके अंदर, जो एग्जिस्ट करेगा। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये बात मैं प्रूव कर दी, मैंने कहा हैंड्स। तो क्या हुआ, x इज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। जब a x को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ गया तो उसका साफ साफ सा मतलब है जो a है मेरा और x जो है मेरा क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं मान के क्या चला था, मेरा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, और उसमें मैंने क्या प्रूव कर दिया कि हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है। क्या होगा, इट मीन्स एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये थ्योरम भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब उसको गौर से देखो, अच्छी तरीके से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड थ्योरम पर। थ्योरम है कि रिंग इंटीजर मॉड्यूलो पी, यानी कि इसका जो मॉड्यूलो नंबर है वो प्राइम है, यानी डिवीजर इसका प्राइम है। एक सेट आपको दिया गया जो कि कहता है कि इंटीग्रल डोमेन है, और कब होगा, जब p प्राइम होगा। यहाँ पर देखो इफ की कंडीशन यूज कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्रूफ को यहाँ से बोलूं जब भी ये सही होना चाहिए, पीछे से आऊं जब भी सही होना चाहिए, दोनों कंडीशन सही होंगी जब भी मेरे पास थ्योरम प्रूव हो सकता है। तो भाई सबसे पहले मान के चलते हैं, स्टार्ट करें। फर्स्ट सपोज, सबसे पहले आप मान लो कि इज एन इंटीग्रल डोमेन। मैंने कहा जो ZP जो है वो क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का मकसद, आपको इंटीग्रल डोमेन का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में रिगोरस आ जाना चाहिए कि जब वो इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन की सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगा, ऐसे है ना। और जब करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन में क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती है। सिंपल। अब देखो यहाँ पर जब इंटीग्रल डोमेन वो है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कोई भी a और b एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इसके अंदर से आएंगे,
कोई भी दो उठाए, ए बी एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो जेड पी से आएंगे, और उन दोनों की जब मैं मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। ये बात मैंने कैसे बोली? मुझे एक बात पता थी, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, नॉन जीरो डिवाइजर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। ये बात मैं कहीं और से नहीं लाया, मुझे पता था ये इंटीग्रल डोमेन है। मैं इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज में घुस के लेकर आया हूँ कि ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है। ऐसा हो सकता है, अगर इफ पॉसिबल ऐसा भी तो हो सकता है कि पी प्राइम ना हो। भाई थोड़ी सी उल्टी उल्टी बातें भी तो करूँ ना, कि भाई ऊपर तो उसने बोला कि पी प्राइम लाजमी होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हो भी सकता है कि पी प्राइम ना हो सकता है। मैंने कहा सो पी कैन बी एक्सप्रेसेबल। अगर पी प्राइम नहीं है तो क्या होगा, कंपोजिट होगा, और जब कंपोजिट होगा तो बेटा किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में वो नंबर जो है पी लिखा जा सकता है। तो देखो कैसे, अगर मैंने लिखा P1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो P, तो P के बराबर है। तो मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का आंसर 0 आ रहा है। अब यहाँ देखना कैसे, मैंने क्या कहा, अगर P किसी दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, क्योंकि मैंने बोला ऊपर कि हो सकता है P प्राइम ना हो, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, और वो दो नंबर इस 1 और मॉड्यूलो के दरमियान से आएंगे। ये बात तो हमें डेफिनेटली मालूम है, क्योंकि मॉड्यूलो के अंदर क्या होता है, जो नंबर मॉड्यूलो में होता है उससे कम नंबर्स उसके अंदर आते हैं, उससे पीछे पीछे के सेट्स आते हैं। आल्सो देन जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। ये मैंने आंसर 0 कैसे लिया, क्योंकि मैं मान के चला हूं कि इंटीग्रल डोमेन है, तो मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 0 होनी चाहिए। जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 होनी चाहिए और मैं मान के चला हूं ये कोई एक प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर था, तो जब कंपोजिट नंबर था तो कंपोजिट नंबर में दोनों के दोनों 0 तो हो ही नहीं सकते थे। जब दोनों के दोनों 0 हो जाते तो कंपोजिट नंबर कहाँ का रहता। मैंने कहा दोनों के दोनों 0 नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो सिंपली क्या बात कह सकता हूँ, ये तो 0 डिवाइजर हो गया। और मैं इंटीग्रल डोमेन के अंदर मान के चला हूँ क्या कि क्या मान के चला था मैं, कि भाई 0 डिवाइजर तो है, 0 डिवाइजर तो है, मान के चलो। लेकिन यहाँ तो डिनाई कर गया मेरा प्राइम नंबर कि अगर प्राइम किसी दो मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो जाहिर सी बात है प्राइम तो आप बोलोगे ही नहीं, कंपोजिट हुआ। तो वो कंपोजिट नंबर जो है दोनों के दोनों 0 नहीं है, तो सिंपल सी बात मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट 0 है, दोनों के दोनों 0 नहीं है, तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगा, ये विद 0 डिवाइजर है। यानी कि जब दोनों 0 नहीं है 0 डिवाइजर होगा। और ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ गलत साबित हो जाता है, का मतलब कि ये जो नंबर होना चाहिए ना बेटा, मस्ट बी प्राइम होना चाहिए, कि नंबर प्राइम ही होगा। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्सली पर। मैंने माना भाई ये इंटीग्रल डोमेन है तो पी प्राइम होगा, ये बात मैंने प्रूफ कर दी। अब नीचे मैं क्या बात करूंगा, मैंने कहा अगर पी प्राइम है तो ये क्या होगा, क्या होगा, देखते हैं क्या होता है, प्रूफ करते हैं। मैंने कहा जेड बी इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के साथ, ये बात हम वैसे भी जानते हैं। नाउ सपोज मैंने कुछ सपोज किया, अब मैंने बोल दिया पी प्राइम है, अब मैंने बोल दिया अपनी लैंग्वेज में कि पी मेरे पास प्राइम है। और एक बात मान के चले, ऊपर क्या क्या बोला गया, इंटीग्रल डोमेन होगा, तो इसका मतलब ए बी की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी दो एलिमेंट को मैं अगर उठाऊंगा तो आंसर मेरा 0 आएगा। और जब मैंने इन दोनों का आंसर 0 ले लिया, देखो इसका मतलब क्या हुआ, दो मॉड्यूलो के अंदर अगर किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है मॉड्यूलो के अंदर, तो वो 0 कैसे आता है,
वो जो मॉड्यूलो का नंबर होता है वो डेफिनेटली और एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है अपने प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो आपका मॉड्यूलो पी होगा वो दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। और अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरी जब ये इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो लाजमी बात है ये ए को भी करेगा और बी को भी करेगा। ए को भी करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा, लाजमी करेगा। अच्छा, अगर वो डिवाइड कर रहा है, मैं मान के चला हूं मेरा पी प्राइम है, तो प्राइम नंबर ऐसा कर सकता है कि किसी भी दो नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर दे? मैं नहीं मानता। प्राइम नंबर किसी एक को ही डिवाइड करता है, और वो कौन सा नंबर होता है? वो इटसेल्फ खुद होता है। तो प्राइम नंबर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता कि पी ए को भी करे बी को भी करे, ऐसा तो कर ही नहीं सकता प्राइम नंबर, क्योंकि पी प्राइम था। अब इसका मतलब क्या हुआ? z विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ। z क्या हुआ? विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ। जब वो विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ तो क्या मकसद हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो लाजमी बात है कोई ना कोई एक ए या बी में से जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास पी प्राइम है। तो विच प्रूव्स, अब मैंने बात सीधी कर दिया, वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा तो लाजमी बात है अगर पी प्राइम है और सेट मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर है, सिंपल सी बात क्या बना? इंटीग्रल डोमेन बन गया। जब वो इंटीग्रल डोमेन बन गया तो मैं क्या बोलूंगा? ये बात मेरी साबित हो जाती है कि मेरा जो जेड पी प्राइम मॉड्यूलो जो ग्रुप था, जेड वाला रिंग था, वो क्या है? इंटीग्रल डोमेन हो गया। ये थ्योरम भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक आप ठीक हो, फिर मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम सिखाता हूं। चलो भाई, हमारे पास अब आ जाता है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब अगले थ्योरम में हमसे बात कर रहा है कि द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग ए फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि जितने भी यूनिट्स हैं मेरे रिंग के अंदर वो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, यहाँ दो वर्ड आते हैं और बच्चा अक्सर इन दो वर्डों के अंदर फंस जाता है। कौन कौन से? एक होता है यूनिटी और एक होता है यूनिट एलिमेंट। सुनने में तो एक जैसे हैं पर थोड़ा सा फर्क है इन दोनों के अंदर। समझाता हूँ क्या। देखो, यूनिटी का मतलब तो सदा वन होता है, जानते हो। इसका तो आप छोड़ दो, इसको तो आप वैसे भी जानते थे, यूनिटी माना वन। यूनिट एलिमेंट क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट ए मान लो किसी सेट में है, मैंने कहा नॉन एम्प्टी सेट आर में है, और मैं कहता हूं कि कोई एक एलिमेंट बी ऐसा है वो भी आर में है, अगर उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आ गई ना तो वो जो एलिमेंट होगा ना ए, वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिट एलिमेंट कहलाएगा। तो ये आपको याद रखने की यहाँ पर जरूरत है। तो इसी पे मेरा थ्योरम जो है वो बेस करेगा। मैंने कहा आर बी ए रिंग विद यूनिटी। मैंने कोई भी रिंग ले लिया, उसके अंदर 1 है, इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और लेट एस बी द सेट ऑफ यूनिट ऑफ आर। सेट कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी मतलब ऐसा सेट है जिसके अंदर उस कम्यूटेटिव रिंग जो मैंने उठाया है उसके हर यूनिट एलिमेंट आते हैं। यूनिट एलिमेंट डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं क्या होती है। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा अगर सेट में है तो दूसरा एलिमेंट भी ऐसा होगा जिनका प्रोडक्ट करने से आंसर बना जाए। देखो भाई, अगर मैं 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एस के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। नाउ इसके बाद देखो, अगर ए और बी आर यूनिट्स, मैंने भी बताया, डेफिनेशन में बताया, अगर ए और बी इसमें यहाँ यूनिट्स हैं, देयर एग्जिस्ट सी और डी, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे एस में होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट एलिमेंट। तो कोई भी दो एलिमेंट सी और डी एस में होंगे, जब ऐसा है तो उन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आएगा, यानी ए को सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, या बी को डी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया और यहाँ से सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, आगे पीछे भी करो तो चलेगा। 1 के आंसर आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सो क्या बोलूंगा? अगर मैं बोलूं इन दोनों का प्रोडक्ट जब 1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो 1 होना चाहिए।
यूनिट एलिमेंट तो कहलाएंगे ना भाई। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ क्या होगा भाई, बी और सी। बी, अच्छा मैं यहाँ मान के चला हूँ क्या है, रिंग विद यूनिटी है, ये कम्यूटेटिव भी होगा। कम्यूटेटिव होगा तो मैंने कहा सी डी को क्या रखा, मैंने कहा बी और डी सी कर लिया क्योंकि कम्यूटेटिव था। जब ऐसा था तो मैंने यहाँ एसोसिएटिव लॉ का मल्टीप्लाई करते हुए मैंने क्या किया, बी और डी की वैल्यू मुझे पहले से ही पता थी 1 है, क्योंकि मैं मान के चला हूँ 1 है, तो ए और सी बचा। ए और सी का प्रोडक्ट भी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है, यानी यूनिट एलिमेंट हुआ। अब डी सी और ए बी का प्रोडक्ट करवा लिया, यानी कि मैंने डी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उल्टा इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए और बी हुए ना वो यूनिट हुए। जब उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट 1 आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट एलिमेंट, क्या होगा, ए और बी यूनिट होंगे, लाजमी बात है। तो देयरफॉर अगर ए एस में है, बी एस में है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी एस में है, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि जो मैं ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बड़े मजे से, तो सी जो है वो ए का इनवर्स हो सकता है भाई। आइडेंटिटी जब भी आती है ना, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी अगर 1 है तो 1 आएगी। तो इसकी जगह सी लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि सी इज इक्वल टू ए इनवर्स, बिल्कुल कह सकता हूं, मेरा इनवर्स होगा। जब ऐसा है तो क्लियरली ए इनवर्स एस में आएगा। जब दोनों ए और ए इनवर्स एस में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या शो करना है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, इनवर्स भी शो हो गया, आइडेंटिटी भी शो हो गई, क्लोजर तो वो वैसे भी है, क्लोजर तो वो वैसे भी है, रह क्या गया खाली एसोसिएटिव लॉ रह गया। तो भाई सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, हमें पहले से ये पता है कि आप कहीं भी मल्टीप्लिकेशन को ले जाओ वो एसोसिएटिव रहती है। क्या बोलोगे, सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर गया तो क्या बोलोगे, सेट एस इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ये थ्योरम तो ये थ्योरम भी आपके पास यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर मिल सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।